10 कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। देखिए, सीएपीएफ एग्जामिनेशन को दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स भी देते हैं, सीडीएस के एस्पिरेंट्स भी देते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो लोग करते हैं, और जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा एग्जाम, ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर रैंक का एग्जाम, जिसमें लगभग 400 से 500 सीट्स हर साल आती हैं, उसको ये मिस कर जाते हैं या बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी शुरू कर रहे हैं, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएपीएफ 2025 या सीएपीएफ 2026 टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, फोकस करना है। इस वीडियो का बेस्ट कह लीजिए फायदा तब होगा जब आप इसमें हर एक पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है जी, शुरुआत करता हूं इस वीडियो को। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, टीम निष्ठा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक है वो है आपका फोकस ना करना एनसीईआरटीज पर। अब आप कहेंगे कि जी लाइक एनसीईआरटीज ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, बहुत सारे बच्चे ना एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, बट कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं ये उनको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मैंने इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट आइडिया हेयर यहां पर कि एनसीईआरटी, जैसे एग्जांपल लेता हूं, 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है आपकी आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटीज हैं। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रस्ट मी 99.9% स्टूडेंट ये दोनों एनसीईआरटीज नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में देखो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज के बारे में हम बात करते हैं। 4 एनसीईआरटीज हैं। 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी है, वो जनरल फिजिकल और इंडिया फिजिकल, और 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी है, जनरल ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी। अब वो 11th क्लास की दोनों जो एनसीईआरटीज हैं उन पे तो बहुत फोकस करते हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी है। बट जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, उस पर बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं करते हैं। तो वो दोनों एनसीईआरटीज भी पढ़नी है, उसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो यहां पर वो 12th क्लास की एनसीईआरटीज हो गई। मैं यहां पर सारी डिटेल नहीं दूंगा एनसीईआरटीज की, वो उसको लेकर अलग वीडियो है, क्योंकि फिर अगर मैं इसको देने लूंगा तो अपने आप में बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा ये। ठीक है, द आइडिया हियर इज जस्ट टू टेल यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन सम बेसिक बुक्स, जिसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एनसीईआरटीज की इवन हिस्ट्री जो कि बहुत बड़ा कह लो एक फैक्टर रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि कहां से पूछता है। 12th क्लास की 3 एनसीईआरटीज, ठीक है, 3 एनसीईआरटीज 12th क्लास की, 3, 1, 2, 3, ठीक है, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटीज, खासकर 7th और 8th में आर पास्ट 1, आर पास्ट 2, ठीक है, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, ठीक है, उसमें से आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिक कुछ एनसीईआरटीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इन पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये बेसिक बुक्स हैं, ये हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बट ये एक बेसिक है, बेस आपका तैयार करेगा। देखो, जब आपका बेस नॉलेज अच्छा होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप फिगर आउट कर पाते हो कि इलिमिनेट कैसे करने हैं, कि अच्छा ये ऐसा नहीं हो सकता, ये यहां नहीं हो सकता। ठीक है, जीएस में श्योर शॉर्ट आंसर कहना कि यही आंसर होगा बहुत मुश्किल होता है। वहां पर आप हमेशा एक गेस वर्क, एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि हाँ ये नहीं था, ये मैंने वहां पढ़ा था। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक साथ काम आती है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं या 2 सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं तो नहीं काम चलेगा। चलो नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट मिस्टेक पे आता हूं। ठीक है जी, नॉट फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस ना करना। ठीक है, अब देखो इसके जैसे अगर मैं सीएपीएफ 2024 की बात करूं तो उसमें 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि 16-17 क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चंस थे, बहुत डुएबल क्वेश्चंस थे। तो 40 नंबर, ठीक है,
जीएस में आप बहुत पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ के जाएंगे, तो भी आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकते, और हो सकता है वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ना ही पूछे। ठीक है, सीडीएस 2 2024 में पॉलिटी लगभग लगभग ना के बराबर था। बहुत सारे बच्चे बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ के जाते थे और पूछा जाता था हमेशा 15 16 17 18 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बिल्कुल ड्रास्टिकली कम कर दिया क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिकली जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। तो अब इस तरीके की चीजें जो हैं आपको जो कह लीजिए यहां पर आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग ना बहुत बेसिक लेवल का पूछता है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं पूछता है। तो अगर आप शुरू से ही उसको देखो, ये प्रैक्टिस ना मैथ्स और रीजनिंग की आखिरी के 2 महीनों में नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय पर क्या होगा ना, उस समय पर आपको बहुत डर लगने लगेगा कि अरे पेपर तो पास आ गया, अब मैं क्या करूं। ये आपको शुरू से ही प्रैक्टिस इसकी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचोगे अगले साल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथ्स और रीजनिंग का। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी, राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस खासकर जो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं वो कह रहे हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लिखना यूपीएससी के आंसर्स में ना मतलब बहुत अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा। नो डाउट अच्छा आंसर तो लिखना ही है, कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं होता कि मतलब आप बहुत सारा डाटा लिखेंगे। अच्छा बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डाटा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस, मतलब 300 वर्ड में आप पता नहीं क्या ही लिख के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे समझो कि एक टॉपिक है, उसके बारे में अगर आप उससे रिलेटेड 5 से 6 पॉइंट, बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट, बेसिक सिंपल भाषा में, ठीक है, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप लिख के आ गए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस क्लियर किया 2 बार, सीएपीएफ अच्छे रिटर्न में नंबर लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत आपको कोई मतलब क्या लिख के आना है। बेसिक देखो, सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, जो मेरे को पता है मैं वो लिख के आ रहा हूं, जो पूछा गया वो नहीं लिख के आ रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि राइटिंग प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे हैं, शुरू से नहीं कर रहे हैं। वो लग रहा है कि यार मैं पहले पढ़ लूं और मैं जब बहुत ज्यादा जान जाऊंगा तब लिखूंगा। अच्छा, वो बहुत ज्यादा जानना ना, 2 चीजें होती हैं। देखो, बहुत ज्यादा जानना है वो एक प्रोसेस है, वो आपका चलता रहेगा, वो आखिरी दिन तक चलता रहेगा। हो सकता है एग्जाम से पहले भी एक दिन पहले आप कुछ पढ़ो और वही चीज, उसी से रिलेटेड कुछ चीज आपके एग्जाम में पूछ के आ जाए और आप उस डाटा को लिख के आ जाओ। तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लिखना एक आर्ट है, कला है, अपने थॉट्स को उन कुछ लिमिटेड शब्दों में लिखना, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में। पहले आपका इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। वो एक कला है, वो धीरे धीरे डेवलप होगी। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको शुरू से करना पड़ेगा। आखिरी में जाकर क्या होगा, आखिरी में जाकर उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, फिर वो हॉश वॉश आंसर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स, बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डाटा लिखना है। जी नहीं, डाटा ऐसा नहीं है कि, देखो डाटा डेफिनेटली अच्छा है, अगर आप रेलिवेंट डाटा लिख के आ रहे हैं वो आपके आंसर को बहुत क्वालिटेटिव बना देगा, बट ऐसा नहीं है कि डाटा इज आंसर। डाटा सिर्फ सपोर्ट करता है उस आपके आंसर्स को। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको शुरू से कर। अब ऐसा नहीं है कि राइटिंग पूरा आंसर लिखना है। शुरू में क्या करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करो, पॉइंट्स लिखना शुरू करो। एक टॉपिक के बारे में, अच्छा ये टॉपिक पूछा जाएगा तो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या लिखूंगा, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुरू से हो सकती हैं, जैसे हम रोज किसी ना किसी चीज पे अपने घर में अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि अच्छा ये सही है, ये पार्ट पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये बुरी है, ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उन्हीं चीजों पे लिखो। ठीक है, उन्हीं चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उस पे आपको क्या समझ आ रहा है, जो भी समझ आ रहा है आज के टाइम पे, आज की नॉलेज पे, उनको लिखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपके 3 पॉइंट। उसके बाद आपका आ गया साइंस के पोर्शन को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे साइंस के पोर्शन को इग्नोर करते हैं। खास ये वाला पार्ट जो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, काइंड ऑफ एक प्लान बी की तरह। वो साइंस के पोर्शन को नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक पूछा जाता है, यहां पर साइंस पूछा जाता है, जो प्रॉपर 9th और 10th क्लास की साइंस वाले जो क्वेश्चंस हैं। तो
अगर आप इस चीज को फोकस नहीं कर रहे तो ये भी अच्छा, साइंस जो है ना, अगेन उसका भी दायरा थोड़ा लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस के अगर आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो और 11th और 12th की एनसीईआरटी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो मान के चलिए कि 80% क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं पेपर में। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है। इवन अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट है, मान लो सीडीएस एस्पिरेंट है और आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपका साइंस वीक है, तो यहां पर सीएपीएफ में जिसमें जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैथ्स और साइंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये दो सब्जेक्ट किसी के अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग और साइंस, साइंस में तीनों चीजें आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये अगर अच्छे हैं आपके, तो आप मान के चलो कि 20 और 25 से 30, सो 45 टू 50 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर कवर हो रहे हैं। तो ये इतना बड़ा पोर्शन जो है 40 से 50 क्वेश्चन का, ये आपका सीधा सीधा आपको एक बहुत अच्छा कह लीजिए वेटेज दे देगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका साइंस वाला पार्ट। उसके बाद आपका आता है जो प्रायोरिटी ग्रामर को। ठीक है, पेपर टू में आप ग्रामर को भूल के जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर 25 नंबर का है ये। ठीक है, 25 मार्क्स का, और ये 25 मार्क्स जो हैं ये पेपर टू में अब सारा फोकस किस पे रहता है? एसे राइटिंग पे, आर्गुमेंट राइटिंग पे। ये कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये वो वाली कहानी है। इस 25 नंबर में से आप हो सकता है 25 के 25 ले जाएं, 20, 22, 23 नंबर, मतलब 20 से 25 नंबर लेना विद डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसान है। ये सेम चीज जीएस में करना मुश्किल है, या आपको देखो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पूरे पेपर में कौन कौन से पोर्शन है जिसमें मैं कम मेहनत करूंगा, या जिसका लिमिटेड मटेरियल है और ज्यादा रिटर्न है ना। सीधी सी कहानी, इनपुट आउटपुट रेशो, एफिशिएंसी किसमें मेरी ज्यादा होगी पेपर में, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 5 मिस्टेक्स। ठीक है जी, आगे चले। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना करके जाना। ठीक है जी, फुल मॉक लेंथ टेस्ट ना करना। इसका रीजन क्या है कि जी आपको लग रहा है कि मैं पहले पढ़ लूं। ये चीज आती है खासकर आपका पेपर से 2 से 3 महीने पहले। ठीक है, 2 से 3 महीने पहले आप फुल मॉक लेंथ टेस्ट करके जाएं। और इसके अलावा कम से कम 10 साल के, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा वीडियोस बना रखी हैं, 5-5, 6-6 घंटे की वीडियोस हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में पूरे के पूरे 10 साल के पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं 2014 से लेकर 2023 तक। ठीक है, फिर सिमिलरली ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है, मैथ्स का। सो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको करके जाने हैं। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हैं, नॉट वर्बेटिम रिपीट है, मतलब ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड रिपीट है, बट मोटा मोटा जो है वही सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। अच्छा, और एक चीज आप देखेंगे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, मतलब अराउंड 20 to 30% सिलेबस ऐसा है जिसमें आपका मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मान लो कि 20 to 30% सिलेबस में से आपको 70% पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में करोगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि ना ये वाले जो टॉपिक है ना बार बार पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए। ठीक है, थॉरोली पढ़ के ही जाने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है जी, फिजिकल एफिशिएंसी पर फोकस ना करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये खासकर अगेन किस पे लागू होता है, मोर ऑफ अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। सीडीएस वाले थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखते हैं, वो बहुत रेगुलरली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको एसएसबी देने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज है। बट अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तब देख लेंगे, नहीं होगा। अगर आप अपने कह लीजिए सीएपीएफ की नोटिफिकेशन में जाइए तो उसमें आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए वो पता लग जाएगा। ठीक है, उस वेट से
बहुत सारे बच्चे 10 केजी 15 केजी ऊपर हैं। और जब आपका मेडिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके तुरंत बाद आपका मेडिकल भी होता है, और उसमें फिर वो 10 से 15 केजी कम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए पहले से ही अगर आप इसके लिए फोकस कर रहे हैं तो कोशिश करो 40 टू 45 मिनट्स अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे दो। सुबह आधा घंटा चले जाओ, शाम में 15-20 मिनट चले जाओ, तो उससे आप दोनों चीजें हैं, देखो कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी हेल्थ है, तो वो भी इंप्रूव होगी, और आपकी फिजिकल एफिशिएंसी और पढ़ने में भी आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में मतलब ये तैयारी का ही एक पार्ट है, आप उसको एक बार में कवर नहीं कर सकते। तो ये आप मतलब अपने शेड्यूल में से सुबह और शाम का, या सुबह 45 मिनट्स का एक डेडिकेटेड स्लॉट रखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटर्न में बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी दे दिया, मेडिकल में आउट हो जाते हैं। ठीक है, और वो फिर बहुत ज्यादा जो ओवरवेट होता है फिर उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी। और उसके अलावा भी जो फिजिकल कह लीजिए इश्यूज हैं उनको फिर वो नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है 7th पॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, हाँ जी, करंट अफेयर्स। ठीक है जी, करंट अफेयर्स। ये पॉइंट जो है ये आपका बहुत ज्यादा वैलिड है सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि सीडीएस एस्पिरेंट्स जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ के जाते हैं, मतलब उतना फोकस वो शायद करंट अफेयर्स पे नहीं करते हैं। अब यहां पर क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे, पेपर 2 में जो एसे राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, वो सीधा सीधा करंट अफेयर्स पे बेस है। फिर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट जो यूपीएससी बोर्ड दे रहा है उसमें भी एक कह लीजिए एक बड़ा चंक जो है, दो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डैब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें वो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस ना करना भी एक कह लीजिए जो है पॉइंट है। मैं पर्सनली देखिए 2 न्यूज़पेपर हैं जो कि फॉलो करता हूं और बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंद। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का पेपर देखोगे तो एक पेज आता है द एक्सप्लेन्ड करके। ठीक है, उसमें 3 या 4 आर्टिकल्स रहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जो चल रहा है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया होता है। वो बहुत अच्छा कह लीजिए एक रिसोर्स है, किसी को भी किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो उसको पढ़ लीजिए और बहुत अच्छा आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको कवर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं एक पॉइंट और रखूंगा। ठीक है जी, फोकसिंग ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स टू मच। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन सीडीएस एस्पिरेंट्स, उनको इकोनॉमी से आई डोंट नो बहुत डर लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि इकोनॉमी तो नहीं पढ़ के जाना। अच्छा, मार्केट में कुछ सालों में ये बता भी दिया गया कि इकोनॉमी नहीं पढ़ना होता है, इकोनॉमी के 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, छोड़ के चले जाओ। पहली बात तो सीडीएस में भी इकोनॉमी का पोर्शन बढ़ चुका है। अगर आप पिछले 2-3 सालों के पेपर्स को उठा के देखेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछ रहा है। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहां पर भी यही हिसाब है आपका, सीएपीएफ में भी इकोनॉमी का जो है काफी अच्छा वेटेज रहता है और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं चुन सकते, मतलब आपको सारे, और कोई एक सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा किसी साल में। अब जैसे ऐसा भी आपको मिला है कि मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ के गया, 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल पूछ लिया दबा के, पॉलिटी पूछा ही नहीं। ठीक है जी, और किसी साल में पॉलिटी सीधा 20 क्वेश्चन। तो ये कोई फिक्स तो है नहीं है कि इसमें इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट, हाँ ये हो सकता है कि आपके लाइक 8 या 9 सब्जेक्ट हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हों, मतलब कहीं वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। ठीक है, 2 से 3-4 सब्जेक्ट आपके एक एवरेज हैं, अबव एवरेज है। 2-1 सब्जेक्ट आपके थोड़े वीक भी हो सकते हैं, जिसमें आपने एक डिसेंट लेवल की तैयारी की है बट आपने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि दो सब्जेक्ट तो आपने छोड़ ही दिए, बाकी सब्जेक्ट में भी आप कह रहे हो कि 2 ही सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, बाकी तो बस मैंने एवरेज जैसे ही पढ़ा है बस। ठीक है, एक सुपरफिशियली पढ़ा है, नहीं चलेगा। ठीक है,
आपको लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इवन हिस्ट्री जो है, दो बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको टू अ सर्टन लेवल पढ़ना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल। ठीक है, देखो मैं जब यहां स्कोर वेल की बात करता हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप रिटर्न में भी अच्छा कर रहे हो, इंटरव्यू में भी अच्छा कर रहे हो। अब देखो, अगर आपकी रिटर्न में सिर्फ कट ऑफ क्लियर है, सीएपीएफ में अगर हम बात करें, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। द वेरी सिंपल रीजन इज कि फिर आप कट ऑफ से ना बहुत दूर हो, और आपको इंटरव्यू में 150 में से 120 125 नंबर चाहिए होंगे, विच इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, मतलब वो कुछ ही एक आध दो बच्चे होंगे, शायद ना भी हों किसी किसी पर्टिकुलर ईयर में, जिसमें किसी को नहीं मिले वो मार्क्स। तो इट इज लाइक एक्सपेक्टेड कि आप कट ऑफ से कम 20-25 नंबर ऊपर हो, और फिर आप इंटरव्यू में भी लगभग 100-105 नंबर ले रहे हो, तो जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सर्टन सब्जेक्ट्स पे फोकस ना करो, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका 9th पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये टाइम मैनेजमेंट की बात को अगर हम समझें, तो वैसे तो एक बहुत जनरल पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट में क्यों कह रहा हूं, पेपर 2 के बाद इतने सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर 20 नंबर का पेपर छूट गया, 30 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर का, 80 नंबर का पेपर छूट गया। ठीक है, ट्रस्ट मी, आई शेयर यू विद द स्क्रीनशॉट्स कि 80 मार्क्स का पेपर छूटा है बच्चों का। अगर आप 200 नंबर में से 120 नंबर का पेपर लिख के आ रहे हो, 80 नंबर का पेपर छोड़ के आ रहे हो, मेक्स नो सेंस, नो वे यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई आंसर अगर आप बहुत अच्छा लिख के आ रहे हैं, मतलब आपने ऐसा लिखा कि जी 20 में से आपने कहा कि मेरे को 15 देने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा आंसर आपने एवरेज लिखा, 9 नंबर मिले, और उतने टाइम में आपने और एक आंसर लिख दिया, उसमें भी 9 मिल गया आपको, तो 18 हो गए ना आउट ऑफ 40। तो बेटर है कि एक में आपने पूरी जान लगा दी और एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और दूसरे केस में आपने एक एवरेज आंसर्स लिख दिए जिसमें आपको 9 नंबर मिल गए, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको समझनी है। ठीक है, ये एक एक दो दो नंबर 3-3 नंबर करके ही, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तभी जाकर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया जिसमें आपका वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पेपर वन में आपको समझना है, देखो 125 क्वेश्चंस हैं, टाइम कितना है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट मतलब, और इसमें भी 125 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ्स और रीजनिंग के हैं, जिसमें कि बहुत बेसिक सी बात है कि आपको ज्यादा समय लगेगा। 20 क्वेश्चन में अगर आप मान लो 15-16 क्वेश्चन भी करते हैं, तो ना करते भी अगर 15 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आप 125 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो 100 क्वेश्चन के सर्कल फिल करने में कम से कम 10 से 15 मिनट। ठीक है, सर्कल फिल करने में 100 क्वेश्चन के। ठीक है, इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स यहां चले गए। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कितना बचा, कितना 20 मिनट्स यहां 100 और 15 मिनट ये चले गए, तो यू आर लेफ्ट विद 85 मिनट्स, 85 मिनट्स, 80 to 85 मिनट्स। उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन, उनमें से आपको ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, आंसर किया, बहुत ज्यादा आप उस पर डिलिबरेट नहीं कर सकते, बहुत समय नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन लग रहा है पढ़ के बिल्कुल नहीं आता, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समय 120 मिनट में 125 क्वेश्चन, जिसमें आपको सर्कल्स भी फिल करने हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी करने हैं, तो इट बिकम्स वेरी टफ। तो ये आपको तभी जो होगा जब आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे, 125 क्वेश्चन को बैठ के 120 मिनट में करेंगे, तब जाकर आप उस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 घंटे में, तो वहां पर भी आपके देखो सीधा सीधा यहां पर 25 क्वेश्चंस का फर्क आ रहा है। सीडीएस की बात करूं तो वहां पर 120 क्वेश्चन है, पर उन 120 क्वेश्चन में मैथ्स नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, जो कि काफी टाइम टेकिंग होता है।
तो इस तरीके से CAPF में पेपर 1 भी बहुत टफ हो जाता है, उसमें स्कोर करना काफी ज्यादा जो है एक टीडीएस टास्क है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं। I hope this session serves the purpose. The idea here is to tell you the common mistakes which students generally commit while preparing for the CAPF examination. I hope कि आपको एक एक पॉइंट जो है समझ आया है। इस सेशन को अगर आप बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, आइडिया इसके 10 के 10 पॉइंट्स को लिख लीजिए, इनको दिमाग में रखिए, एक चार्ट बनाइए। देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है कि कई स्टूडेंट्स ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो प्लान नहीं कर रहे हैं, वो बैठ के सोच नहीं रहे कि हम कहां गलती कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन हम क्या है, हमारे कहते हैं ना एक जर्नी, जब आप बहुत लंबी जर्नी करते हो तो उसके बीच में ना बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे लाइक ट्रेनिंग के दौरान ना हम ये बोलते थे कि बाउंड टू बाउंड मूवमेंट करनी होती है। बाउंड टू बाउंड मूवमेंट मतलब बहुत लंबा अगर आपको दौड़ना है तो अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना कि यार वहां पहुंचना है, लाइक कमांडो में वी यूज्ड टू रन 25 किलोमीटर्स, ठीक है, 25 किलोमीटर दिमाग में आते ही ना मतलब पैर लड़खड़ाने लगेंगे, ठीक है, यू हैव टू कैरी द अराउंड 22 केजी वेट, तो उसके साथ 25 किलोमीटर दौड़ना, फिर आप दिमाग में छोटे छोटे टारगेट बनाते हो कि 5 किलोमीटर, अच्छा पहले 5 किलोमीटर वो पहुंचना है, फिर अगला, फिर 2 किलोमीटर 5, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स बनाए जाते हैं। तो उसमें आप अपने आप को रिव्यू करते हो, चेक करते हो कि कहां मैं सही कर रहा हूं, क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, ठीक है, क्या जो पॉइंट्स बताए गए थे वो सारे कवर कर रहा हूं या कोई मिस कर रहा हूं, कोई मेरी प्रिपरेशन में गलती है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। फिर आप 15-20 दिन बाद इस पॉइंट्स को दोबारा खोल के देखो कि हाँ मैं मेरी गलती क्या हो रही है, मैं कौन से पॉइंट छोड़ रहा हूं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सबको लिखो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।